नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इंडिया जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकवार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल गुजरात में साबरमती नदी की सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो व्यवस्थित शहरी जीवन इसकी प्रमुख विशेषता थी। नगर नियोजन प्रणाली हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ये अन्नागार है। इसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान से हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये देमाबाद से प्राप्त हुई है। वर्तमान में देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में देमाबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शासन का प्रतीक सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1918 में किया था। इस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? तो जो लाया गया था उसको यव भी कहते हैं, जो को। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पास में या समीप बैठना इसका शाब्दिक अर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता नाम था। महाभारत के रचनाकार थे महर्षि वेदव्यास। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे ही जुते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले हैं दोस्तों कालीबंगा से। हमारा अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। यह स्नानागार लगभग 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, धोलावीरा। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र हैं ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कौन सा प्रेम विवाह था? तो गंधर्व विवाह था, जो प्रेम विवाह था। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो लोहा धातु थी। इससे परिचित नहीं थे इस सभ्यता के लोग। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। हमारा अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युगम समाधान मिला है? तो लोथल से मिला है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मैंने पहले ही बताया था आपको, कालीबंगा से मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दाऊजाली एंडिंग नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? तो दयालु बुद्ध से प्रेरित है अजंता की चित्रकारी। अगला प्रश्न है, संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्वान कौन था? तो ये पाणिनि थे। अष्टधाई पुस्तक की रचना भी इन्होंने की थी, पाणिनि जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो ये शाक्य गणराज्य के थे। इनके पिता का नाम सुदोधन था। बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्रभावित हुआ था? मतलब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। बोध गया वर्तमान बिहार में है। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है दोस्तों। बुद्ध के उपदेशों के 3 खंड है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ये 3
खंड है इसके। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस ने कौन सी नदी के किनारे लड़ाई लड़ी थी? तो ये झेलम नदी की लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम नदी को वितस्ता नदी भी कहा जाता है। हमारा देश का जो श्रीनगर शहर है वो भी झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। इसी सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु विश्राम करते हैं या पूजा करते हैं? तो उन्हें चैत्य कहते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानी किस में संकलित है? तो जातक कथाओं में संकलित है पुनर्जन्म की कहानियाँ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? अर्थात प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जो क्रम से बताइए। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है बुद्ध के पहले उपदेशों को। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के शिष्य कौन थे? तो जमाली थे महावीर स्वामी के पहले शिष्य, ये महावीर स्वामी के दामाद थे। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इनका नाम पद्म संभव था जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, न्याय सूत्र की रचना किसने की? तो महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो धार्मिक उत्थान काल कहलाता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। अगला प्रश्न है, किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? ये धर्मचक्र मुद्रा में दिया था, इसलिए इनके पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। केवल्य किस धर्म से संबंधित थे? तो केवल्य जैन धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के काल में विभाजित हुआ था? तो ये कनिष्क के काल में हुआ था। और जो बौद्ध धर्म की चौथी संगीति है वो भी कनिष्क के काल में हुई थी। और अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि कणाद थे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। हिंदू धर्म में 6 दर्शन हुए हैं। एक है योग दर्शन, दूसरा सांख्य दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा मीमांसा दर्शन, 5वां वेदांत दर्शन, छठा है वैशेषिक दर्शन। ये 6 दर्शन हुए हैं हिंदू धर्म में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है या एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाश कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म कुंड गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो अहिंसा माना जाता है दोस्तों। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, उसमें पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह, चौथा ऐचौर्य, 5वां है ब्रह्मचार्य। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। लुम्बिनी नेपाल में है। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है दोस्तों शिक्षाओं के संकलन को। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु दोस्तों बिंबिसार का पुत्र था। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। ये बहुत घमंडी राजा था घनानंद, शक्तिशाली भी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी मेगास्थनीज ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो यह सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी। हमारा अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था यूनानियों को भारत से बाहर। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 बीसी पूर्व हुआ था कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे चरक। हमारा अगला प्रश्न है,
पहली बार बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था महाबोधि मंदिर का निर्माण बोधगया में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अगला प्रश्न है, लेब्रोन जेम्स का संबंध कौन से अंतर्राष्ट्रीय खेल से है? ये बास्केटबॉल खेलते हैं दोस्तों, लेब्रोन जेम्स। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है? तो 15 लाख रुपये दी जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। हमारा अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये वीरेंद्र सहवाग है दोस्तों, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। हमारा अगला प्रश्न है, पिचर शब्द कौन से खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है दोस्तों, पिचर शब्द। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी। इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी संतोष ट्रॉफी की। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी नेहरू ट्रॉफी की। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? तो इनका नाम बुला चौधरी है दोस्तों, आंसर हो जाएगा बुला चौधरी। इन्हें जलपुरी की उपाधि भी दी जा चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप में दोस्तों आल्प्स पर्वत श्रृंखला। हमारा अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा किस क्रांति की से संबंधित है? तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है दोस्तों। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा, फ्रांस की क्रांति। सम्राट अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो ये मौर्य वंश के राजा थे। इन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित हैं? तो ये पत्थर के हैं दोस्तों। ये 4 शेर हैं, दिखाई 3 ही देते हैं, टोटल 4 हैं। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था सारनाथ के अशोक स्तंभ को। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुजल कड़फिसेस थे कुषाण साम्राज्य के संस्थापक। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कुषाण साम्राज्य अपने चरम पे था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो सूंग वंश से शासन किया था दोस्तों। पुष्यमित्र सूंग ने 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी, सूंग वंश की स्थापना की थी बृहदत्त की हत्या करके। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक। और सबने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था? तो सिलोन श्रीलंका को कहते हैं दोस्तों, वर्तमान में श्रीलंका है, उसी को सिलोन कहते हैं। तो धर्म मातरों को भेजकर वहाँ प्रचार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चाणक्य का अन्य नाम भी है दोस्तों, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो ये श्रवण बेलगोला है जो वर्तमान कर्नाटक में, वहाँ इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। 262 ईसा पूर्व से 261 ईसा पूर्व तक युद्ध चला था। इसे विश्व का सबसे भयंकर रक्त रंजित वाला युद्ध माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन है गांधार कला। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है दोस्तों। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे अशोक के शिलालेख। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र में थी, जो वर्तमान में पटना है, वहाँ स्थित थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का चक्कर किसे इंगित करता है? तो ये प्रगति को इंगित करता है दोस्तों। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, वह महानतम कुषाण नेता कौन है जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क है जो बौद्ध बन गया था। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इस संगीति की अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो 78 ईस्वी में कनिष्क राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। इस वर्ष को शक संवत नाम प्रदान किया गया। यही आज भारतीय राष्ट्रीय संवत है और हमारा पंचांग भी इसी पे आधारित है, कैलेंडर जो हमारा है। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख पढ़ने में उपलब्धि हासिल की थी। ये अंग्रेज विद्वान थे। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख है
उसी से हमें कलिंग के युद्ध की जानकारी मिलती है। इस युद्ध में बहुत भयंकर नरसंहार हुआ था और अशोक को बहुत पश्चाताप हुआ था। उसके बाद उन्होंने युद्ध न करने का निर्णय भी लिया था कि वो जिंदगी में कभी युद्ध नहीं करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को दी गई है भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था। चंद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे हरिसेन। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं थी रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है, जो गद्य और पद दोनों। और अगला प्रश्न है, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं, जो पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं। इस पुस्तक की रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है ऋग्वेद की सर्वाधिक वर्णित नदी, और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, तंत्र मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है तंत्र मंत्र का उल्लेख। जादू टोना से संबंधित जानकारी भी इसी वेद से मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है दोस्तों ऋग्वेद में सबसे नया मंडल। इसमें औषधि सूक्त है, उसमें हमें औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इस मंडल में लगभग 400 स्तुतियाँ अथवा ऋचाएँ हैं। ये था ये वीडियो दोस्तों। कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।